देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत के महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को लेकर इस समय पूरे देश में खुशी का माहौल है। इस बीच खबर है कि लैंडिंग के लगभग 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकला और चंद्रमा की सतह पर वॉक की। इस बात की जानकारी देते हुए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने ट्वीट कर लिखा कि चंद्रयान-3 रोवर भारत में चांद के लिए बनाया गया है। अभी यह लैंडर से बाहर निकला और भारत ने चांद पर चहलकदमी की है। इसरो ने बताया कि लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। इस लैंडिंग से पहले लैंडर ने अपने उतरने के लिए एक ऐसे स्थान का चयन किया जो कि समतल था। इससे लैंडिंग के बाद रोवर को अपनी गतिविधि करने में आसानी होगी। इसरो ने कहा कि विक्रम के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के तुरंत बाद लैंडिंग इमेजर कैमरा ने ये तस्वीरें कैद की। इसरो ने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि ये तस्वीरें चंद्रयान-3 के लैंडिंग स्थल का एक हिस्सा दिखाती हैं। उसने कहा कि लैंडर का एक पैर और उसके साथ की परछाई भी दिखाई दी। अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी बताया कि लैंडर और इसरो के हम मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स के बीच संचार भी स्थापित हुआ है। इसके साथ ही इसरो ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त ली गई तस्वीरें भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूद हैं, जहां उन्हें विश्व के कई नेताओं ने चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग को लेकर बधाई दी। आपको बता दें कि कल बुधवार को इतिहास रचते हुए भारत पृथ्वी की एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और विक्रम की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। वहीं भारत से पहले चीन, अमेरिका और रूस यह महारत हासिल कर चुके हैं। चंद्रयान-3 के चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बुधवार 23 अगस्त को भारत को बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन की ओर से जारी बयान में बताया गया कि पुतिन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर बधाई दी। पुतिन ने कहा कि भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने पर मेरी बधाई स्वीकार करें। यह अंतरिक्ष के अन्वेषण में बड़ा कदम है। यह बेशक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की प्रभावशाली प्रगति का प्रमाण है। इसके लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के कर्मचारियों को बधाई। इसके साथ ही अमेरिका और यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी भारत को बधाई दी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपका भागीदार बनकर खुशी हो रही है। वहीं यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ एच बेकर ने एक्स पर लिखा, अतुल्य, इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई। उन्होंने लिखा कि भारत ने नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की। शाबाश, मैं पूरी तरह से प्रभावित हूँ। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस लिस्ट में 98 सदस्यों को जगह दी गई है, लेकिन इसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का नाम शामिल नहीं किया गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उपसभापति हरिवंश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। वहीं जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस नई लिस्ट में लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंगनीलाल मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है, केसी त्यागी को विशेष सलाहकार सह मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और रामनाथ ठाकुर को महासचिव बनाया गया है। इस लिस्ट में पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार हैं। इन नेताओं समेत इस लिस्ट में 98 सदस्यों को पद मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बीच कल बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों के साथ 1.5 घंटे तक बैठक की। इस बैठक में मायावती ने पदाधिकारियों को आह्वान किया कि वे तन मन धन से आम चुनाव में जुट जाएं। बसपा प्रमुख ने निर्देश दिया कि पार्टी के उम्मीदवार तय करने में पूरी सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बैठकों के आधार पर गांव-गांव में संगठन को मजबूत कर जनाधार बढ़ाने की कोशिश करें। सूत्रों के अनुसार बसपा प्रमुख ने हिदायत दी कि प्रत्येक सेक्टर में कैडर की बैठकें बंद कमरे में ही हों। बता दें कि कल बुधवार को ही इस बैठक में सेक्टर के सभी बूथों के पदाधिकारियों के साथ 100 से ज्यादा लोग मौजूद रहे। मायावती ने संगठन में फेरबदल का जिक्र करते हुए कहा कि राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य होने के नाते प्रदेश में लगातार राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, इसलिए बेहतर नतीजों के लिए संगठन में भी बदलाव की जरूरत पड़ती रहती है।
उन्होंने पदाधिकारियों को समझाया कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी कम न समझे, पार्टी हित में पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते रहें। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले को लेकर कल बुधवार 23 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान वकील और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी दलील देते हुए कहा कि जिस तरह से अनुच्छेद 370 को बेअसर कर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया गया है, उससे पूर्वोत्तर के लोगों के मन में भी आशंका है। उन्हें लग रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुच्छेद 371 और दूसरे प्रावधानों के तहत की गई विशेष व्यवस्था को भी खत्म किया जा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास अनुच्छेद 370 पर कहने को कुछ नहीं है तो हम आपको क्यों सुने। न्यायाधीशों ने कहा कि किसी की आशंकाओं पर कोर्ट सुनवाई नहीं करता। वहीं मनीष तिवारी की दलील का केंद्र की ओर से पेश वकील ने भी तीखा विरोध किया। केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तुरंत इसका विरोध करते हुए कहा कि यह बयान शरारतपूर्ण हो सकता है। न ऐसी कोई आशंका है, न किसी को ऐसे बयान के जरिए ऐसी आशंका पैदा करने की जरूरत है। मेहता ने बताया कि उन्हें सरकार से कोर्ट को यह बताने का निर्देश दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के दर्जे में बदलाव करने का कोई उसका विचार नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और इसे अब राष्ट्र हित में खत्म कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई है उसका इससे कोई संबंध नहीं है, वह व्यवस्था बनी रहेगी। वहीं केंद्र के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस आवेदन का निपटारा कर दिया जिसकी पैरवी करने मनीष तिवारी पेश हुए थे। कोर्ट ने कहा कि यह सुनवाई जम्मू कश्मीर के बारे में है, हम पूर्वोत्तर भारत की बात कर इसका दायरा बढ़ाना नहीं चाहते। वैसे भी केंद्र के स्पष्ट बयान के बाद इस विषय पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हाल ही में बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के प्रमुख प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। रूसी एजेंसियों के अनुसार विमान दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई, जिनमें वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसियों ने बुधवार को कहा कि जून में रूस की सेना के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करने वाले वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों की लिस्ट में थे। समाचार एजेंसी TASS ने बताया, रोसावियात्सिया यानी रूस की विमानन एजेंसी ने कहा है कि टवर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में यात्रियों में येवगेनी प्रिगोजिन भी शामिल थे। RIA नोवोस्ती और इंटरफैक्स ने भी इसी तरह की रिपोर्ट जारी की है। वहीं रूस की इमरजेंसी सिचुएशन मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा कि चालक दल के 3 सदस्यों सहित जहाज पर 10 लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जहाज पर सवार सभी लोगों की मौत हो गई। उसने कहा कि वह तलाशी अभियान चला रहा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मॉस्को टाइम्स ने रूस के आपातकालीन मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि वैगनर के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को ले जा रहे एक विमान बुधवार को मॉस्को के उत्तर पश्चिम में टवर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मंत्रालय की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान में सवार सभी 10 लोग मारे गए हैं। ANI ने बताया कि रूसी सरकार की विमानन एजेंसी के अनुसार विमान में प्रिगोजिन नाम का एक व्यक्ति सवार था। प्रिगोजिन की स्थिति और ठिकाना अभी तक अज्ञात है। गौरतलब है कि जून में प्रिगोजिन ने रूस की पारंपरिक सेना के खिलाफ एक अल्पकालिक विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें हजारों भाड़े के सैनिक हथियार लेकर देश के सैन्य नेताओं को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से दक्षिणी रूस से मॉस्को की ओर मार्च कर रहे थे। जिसके बाद ये विद्रोह बेलारूसी नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता में एक समझौते के साथ समाप्त हुआ। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।